नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री। एक देश एक चुनाव को लेकर अभी कोई फैसला भले ही न हुआ हो, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी से मान लिया है कि देश में एक देश एक चुनाव होगा। धामी इसके लिए 3 साल पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को भी तैयार हैं। उनका कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक देश एक चुनाव प्रक्रिया सहायक साबित होगी। देहरादून में हुए एक कार्यक्रम में धामी ने कहा कि देश में एक बार में चुनाव होने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और खर्चा भी बचेगा। कार्यक्रम के दौरान एक देश एक चुनाव की पहल को लेकर पूछे सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि 5 साल में एक बार चुनाव होना देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अभी लोकसभा, विधानसभा, निकाय से लेकर पंचायत के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। पूरे साल अलग अलग समय में होने वाले चुनाव की वजह से सरकारी मशीनरी व्यस्त रहती है। इससे विकास की प्रक्रिया तो प्रभावित होती ही है, खर्चा भी बढ़ जाता है। धामी ने कहा कि हमारे लिए देश सबसे पहले आता है, दूसरे नंबर पर पार्टी और अंत में व्यक्ति आता है। ऐसे में देश हित में जो भी फैसला होगा उसके सामने पद या व्यक्तिगत उपलब्धि के कोई मायने नहीं है। धामी ने कहा कि इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री ने ये पहल की है। प्रधानमंत्री की इस पहल का सभी को स्वागत करना चाहिए। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर मतदाताओं ने बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक विश्वास इस बार नोटा पर किया है। वोट पाने में नोटा तीसरे स्थान पर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उपचुनाव में नोटा ने 3 पार्टियों को हरा दिया। नोटा से हारने वाली पार्टियों में समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी शामिल है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी बहुत करीबी मुकाबले में कांग्रेस से जीत पाई है। बीजेपी की जीत का अंतर सिर्फ 2405 वोट ही रहा, जबकि बीजेपी इस सीट पर बड़े अंतर से जीतने का दावा कर रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि चुनाव में तीसरा स्थान नोटा को मिला है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 637 वोट और उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार को 857 वोट मिले हैं। भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी उम्मीदवार को 1000 वोट हासिल नहीं हुए। तीनों ही उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी। जहां तक नोटा की बात है तो मतदाताओं ने बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा विश्वास उसी पर दिखाया है। नोटा को कुल 1257 वोट मिले हैं, यानी 1257 वोटर्स ने ईवीएम में यह दर्ज किया है कि उन्हें चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। देश के जाने माने उद्योगपति अनंत अंबानी ने उत्तराखंड को 25 करोड़ रुपए का दान दिया है। अनंत अंबानी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री राहत कोष में ये राशि दान की। दान के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनंत अंबानी का आभार व्यक्त किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को कुछ दिन पहले ही RIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि अनंत अंबानी जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल और रिलायंस समूह के ऊर्जा और सौर ऊर्जा व्यवसायों के बोर्ड के निदेशक रहे हैं। पिछले महीने अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में भी नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि अनंत अंबानी की ओर से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री आवास पर पुष्कर सिंह धामी को 25 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान अनंत अंबानी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी दान की थी। उत्तराखंड सरकार राज्य में गंगा की तरह ही यमुना नदी के घाटों को भी विकसित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है। धामी का कहना है कि भविष्य में 4 धाम की यात्रा हरिपुर धाम में यमुना नदी से शुरू होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यमुना घाट के विकास से लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम धामी ने विकास नगर के हरिपुर कालसी में यह घोषणा की। सीएम ने हरिपुर कालसी में यमुना तट पर स्नान घाट और नए हरिपुर घाट का शिलान्यास किया। इसके बाद रामलीला ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना उत्तराखंड की देवी है। इनके वैभव को वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी है। धामी के मुताबिक हरिपुर धाम में पहले चरण में स्नान घाट, मां यमुना का मंदिर और घाट का सौंदर्यीकरण होगा। यही वजह है यहाँ भव्य यमुना धाम बनेगा। भविष्य में 4 धाम यात्रा की शुरुआत इसी धाम से होगी। हरिपुर से उत्तरकाशी तक के रास्ते में सराय व मां यमुना के करीब 10 घाट बनेंगे। इन घाटों पर नियमित आरती होगी। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जौनसार बावर समेत पूरी यमुना घाटी के विकास की राह खुलेगी।
इसके लिए यमुना घाटी निर्माण कार्य को नमामि गंगे से जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के किसानों को जंगली सुअरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार मिशन लाल लोमड़ी शुरू करने जा रही है। यही नहीं, बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने और उनकी आबादी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 50,000 बंदरों का बांध्याकरण करने का फैसला किया है। विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को कार्य स्थगन के तहत विपक्ष ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में जंगली सुअर और बंदरों के आतंक का मुद्दा उठाया। सदन में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार की रणनीति बताई। विधायकों ने सदन में कहा कि जंगली सुअर किसानों के खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकारी दावे जंगली जानवरों के आतंक की वजह से हवाई साबित हो रहे हैं। राज्य में बाघ अब जंगल से निकलकर आबादी की दहलीज तक आ गए हैं। सख्त कानून की वजह से खेत उजाड़ रहे जंगली सुअरों को मार पाना भी मुश्किल है। उत्तराखंड के कोटाबाग, बजुनिया हल्दू व पतलिया सहित दर्जनों गांव के लोगों ने हाथियों के आतंक को लेकर वन विभाग का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे गांव के लोगों का आरोप है कि बेकाबू हाथियों के झुंड ने किसानों की कई हेक्टेयर धान की फसल रौंद डाली। हाथियों के आतंक के खिलाफ शनिवार की सुबह दर्जन भर से अधिक गाँव के किसानों ने काला ढूंगी वन कार्यालय का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि इलाके में हाथियों का झुंड आए दिन फसलों को बर्बाद कर जाता है। शिकायत के बावजूद वन विभाग न तो हाथियों को रोक रहा है और न ही फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कोई ठोस कदम ही उठा रहा है। किसानों का ये भी आरोप है कि हाथियों का झुंड कई बार गांव के लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर देता है। हाथी उनके घरों को भी नहीं छोड़ते। किसानों का कहना है कि बैंक से कर्जा लेकर कड़ी मेहनत से वे अपनी फसलों को तैयार करते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो हाथियों का झुंड उन्हें बर्बाद कर जाता है। ऐसे में बैंक का कर्जा भी चुकाना मुश्किल हो जाता है। रात को जो है लगातार हाथी आकर के फसलों का नुकसान कर रहे हैं। किसान कितनी परेशानी से खेत को उपजाऊ बनाता है, खाद डालता है, बीज डालता है, बोता है, उसमें कितनी उसकी लागत आती है। उसके बाद जंगली जानवर इस तरीके से नुकसान कर जाते हैं। और अब किसान क्या करे, जो अन्नदाता जिसको कहते हैं। तो आज जब रात को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो सुबह अचानक यहाँ से मातृशक्ति फोन करती है कि भाई हमारा इतना नुकसान हो गया, हम कहाँ जाए। तो हमने कहा ये वन विभाग, हम हालांकि बगैर बताए आज आए, लेकिन मेरी माननीय अपने रेंजर ऑफिसर जो है मुकेश जोशी जी, उनसे बात हुई है दूरभाष में, क्योंकि हमने उनसे टाइम नहीं लिया था, दूरभाष वो कहीं गए हुए हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मूर्तिकार भी गणेश जी की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी की एक ऐसी ही महिला मूर्तिकार हैं जो पिछले 17 सालों से गणेश की प्रतिमाओं में जान फूंक रही हैं। आज बात करते हैं हल्द्वानी की अनिमा सिंह की। अनिमा सिंह को मूर्तियां बनाने में महारत हासिल है। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली अनिमा सिंह और उनका परिवार 17 सालों से हल्द्वानी में रह रहा है। हल्द्वानी में फायर स्टेशन के पास अनिमा सिंह की मूर्तियों की दुकान है। अनिमा सिंह और उनके परिवार का मूल काम ही मूर्तियां बनाना है। परिवार के बच्चे भी मूर्तियां गढ़ने में अपनी मां का हाथ बटाते हैं। इन दिनों गणेश महोत्सव को लेकर अनिमा सिंह और उनका परिवार 20-20 फीट तक की गणेश की मूर्तियां तैयार कर रहा है। मूर्तियों की मांग भी पिछले सालों की तुलना में इस बार ज्यादा है। मूर्तियों की डिमांड इस बार उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी है। उनकी दुकान में गणेश जी की 300 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की मूर्तियां हैं। इसके अलावा 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के लिए भगवान विश्वकर्मा की भी मूर्तियां उनके यहाँ तैयार कर ली गई हैं। अनिमा सिंह का कहना है कि उनकी बनाई मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं और ये पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उनके यहाँ मूर्तियों में नारियल का जूट और न्यूज़पेपर के साथ पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा नाम है अनिमा सिंह, मैं राजस्थान का रहने वाली हूँ और हम लोग मूर्ति बनाता 2006 से हल्द्वानी में मूर्ति बना था। और मूर्ति का रेट है, मूर्ति है 10 फुट से 1 फीट से लेकिन 10 फीट तक मूर्ति की वो है, ऊंचाई में है। और रेट है कम 100 रुपये से लेके 20,000 तक रेट की मूर्ति है। और हमारा मूर्ति बारूद जाता है, नामनगर जाता है, खिच्चा जाते हैं, बिलासपुर जाता है। इतना दूर दूर में मूर्ति हमारा सेल होते हैं, पहाड़ भी जाता है। रुड़की के पिरान कलियर में 16 सितंबर से शुरू होने वाले 755वें सालाना उर्स की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। प्रशासन ने इलाके में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है।
पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि शनिवार शाम तक सभी लोग अपना अतिक्रमण हटा लें। शनिवार की शाम तक अगर लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो जेसीबी से उसे गिरा दिया जाएगा। प्रशासन ने शनिवार की सुबह धनौडी रोड और बड़े इमाम साहब पहुंचकर वहां कार्रवाई शुरू की। प्रशासन के पहुंचते ही कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिए। बाकी जिन लोगों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया, प्रशासन ने जेसीबी से उन्हें गिरा दिया। देहरादून में डेंगू के लगातार प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार को ब्लड बैंकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान देहरादून की डीएम डॉक्टर सोनिका ने ब्लड बैंक संचालकों और लैब संचालकों को खून की उपलब्धता की लिस्ट सार्वजनिक तौर पर चस्पा करने का निर्देश दिया। बैठक में डीएम ने ब्लड बैंकों और लैब संचालकों को रक्तदाता का विवरण अपडेट करने को कहा है। डीएम ने चेतावनी दी है कि अगर ब्लड बैंक या लैब्स में किसी तरह की अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों और खराब हो रहे हालात को देखते हुए डीएम ने उन्हें जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी। डीएम ने ब्लड बैंक्स को ई रक्त कोष में डाटा अपडेट रखने और ग्रुप वार उपलब्ध खून के स्टॉक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने को कहा है। बैठक में डीएम ने ब्लड बैंक को रक्तदान करने वाले लोगों का विवरण तैयार रखने और रक्तदाताओं को फोन कर रक्तदान का अनुरोध करने को कहा है। डीएम ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। डीएम ने ग्रुप में जारी की जा रही सूचनाओं पर तत्काल एक्शन लेने के निर्देश भी जारी किए। उत्तरकाशी में कूड़े के ढेर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हालात ये है कि शहर में दाखिल होते ही कूड़े के ढेर और उसके बदबू स्वागत के लिए तैयार मिलते हैं। कूड़े के ये ढेर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। कूड़े के ढेर और बदबू के बीच बीमारी की डर में जी रहे इलाके के लोगों ने अब अनशन की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर नगर पालिका ने कूड़े हटाने का काम तुरंत शुरू नहीं किया तो कूड़ा स्थल पर ही आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। वहीं नगर पालिका का कहना है कि कूड़े का निस्तारण नियमित तौर पर किया जा रहा है। नया कूड़ा आने की वजह से परेशानी हो रही है। इस परेशानी का समाधान निकालने की भी कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से वो कूड़ा जो है नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाहर जो ढेर लगा है वो नगर पालिका की पूरी तरह लापरवाही। मैं मानता हूँ कि पीछे से जो है कूड़ा एक तरफ से हट रहा है, वो पुराना कूड़ा है। जिस कंपनी ने टेंडर लिया है वो सिर्फ पुराने कूड़े पर काम करेगी, वो नए कूड़े पर काम नहीं करेगी। और नगर पालिका इतनी बड़ी विकराल समस्या जो लगातार आए दिन देख रही है, उसके बाद भी जो है अभी तक एक जगह का उन्होंने अभी तक तलाश नहीं की है जहाँ पर जो है कूड़े का ढेर जो है, जहाँ पर जो है कूड़े को ले जाया जा सके। और नगर पालिका सारा कूड़ा लगातार जो वहीं पर इकट्ठा कर रही है और वो बहुत अधिक मात्रा में सड़क पर आ गई, जिससे कई तरह की महामारी होने का खतरा लगातार बना हुआ है। यहाँ जो है तामखाने के मुख्य द्वार में जो है इतनी गंदगी है और सब लोग बीमार हो रहे हैं और इससे जो है प्लेग फैलने वाला है। और जितने लोग बाहर से आते हैं वो लोग जो है सब जो है मुँह मोड़ के जाते हैं। यहाँ पे इतनी बदबू आ रही सुरंग के अंदर कि हम लोगों को जीना हराम हो गए। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्त्री हूँ, जो मैं समाज की दृष्टि से भी और जनता की दृष्टि से भी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो और हमारे साफ सुथरी नगरी हो। और इसके लिए जो है सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए कि यहाँ से ये हटना चाहिए, और नहीं तो मैं भूख हड़ताल में बैठूंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की और खबरें जानने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।